स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग सामान्य आनुवांशिक बीमारियां या कॉमन जेनेटिक डिजीज़ेस के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो उसमें हम लोग एक बीमारी जो ऑटोजोम से होने वाले बीमारी थी, माता पिता से के ऑटोजोम के द्वारा उनके संतान में जाने वाली बीमारी जो थी, आनुवांशिक बीमारी थैलेसीमिया, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो आज हम लोग और दो बीमारियां जो हम लोगों को के सिलेबस में है, हीमोफीलिया और वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, तो इन दोनों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 3 का। तो इसके बाद चैप्टर 3 ख़त्म होगा और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर 4 की तरफ। तो हीमोफीलिया के बारे में अभी हम लोग जानकारी लेंगे। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न वंशागत रोग है, यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड एक बीमारी है। यानी ये बीमारी जो है वो सेक्स या लिंग गुणसूत्र के द्वारा माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित होती है। हम लोग पढ़े थे कि ये आनुवांशिक बीमारियां जो है वो माता पिता से उनके संतान में जाती है गुणसूत्रों के द्वारा। तो गुणसूत्र चूँकि दो प्रकार के हम लोग देखे थे, ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम या लिंग गुणसूत्र। तो ऑटोजोम से होने वाली बीमारी जो थी थैलेसीमिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो दो बीमारी पढ़ेंगे वो दोनों बीमारी लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोजोम के द्वारा माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित होती है। तो लिंग गुणसूत्र कौन सा है? एक्स फीमेल में, एक्स किस में होगा? फीमेल में या माता में, और XY किस में होगा? फादर में या पुरुष में या कोई पिता में। तो दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे कि XX, यहाँ जो हम लोग दोनों बीमारी पढ़ेंगे वो X क्रोमोजोम या X गुणसूत्र के द्वारा ही माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित होती है। तो ये जो हीमोफीलिया बीमारी है उसकी खोज जॉन ओटो ने 1803 ईस्वी में किया था। और ये भी एक रक्त से जुड़ा हुआ बीमारी है, ब्लड से संबंधित बीमारी है। और इस बीमारी में क्या होता है? रक्त का जो थक्काकरण है, रक्त का जो क्लॉट होता है, क्लॉटिंग करने की क्षमता जो है उसमें कमी हो जाती है, जिसके कारण जिसको ये बीमारी है, अगर उसको कहीं चोट लगा, कहीं रक्त निकलना शुरू हुआ उसके बॉडी से, तो वो रुकता जल्दी नहीं है, और जिसके कारण पेशेंट को, रोगी को बहुत बड़ी क्षति होती है। तो ये जो बीमारी है वो देखो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी जो गुणसूत्र देख रहे हो, सेक्स क्रोमोजोम जो XX या XY होता है, तो एक्स गुणसूत्र के द्वारा ये माता पिता से उनके संतानों में जाएगी। और रिसेसिव या अप्रभावी जीन के द्वारा, अप्रभावी जीन मतलब ये जो लक्षण है, बीमारी के लक्षण जो हैं वो कब दिखाई देंगे? जब दोनों गुणसूत्र पे XX दोनों गुणसूत्र पे जब बीमारी के कारक फैक्टर जो उपस्थित होगा, तभी ये बीमारी हम लोग कहेंगे कि रोगग्रस्त कोई है। अगर एक पे होगा, सिर्फ एक पे, तो वो अपना प्रभाव शो नहीं करेगा, ये अप्रभावी लक्षण के रूप में अपना प्रभाव दिखाएगा। और अप्रभावी लक्षण कब दिखाई देता है? जब दोनों जीन पे, दोनों एलील पे कारक मौजूद होंगे, फैक्टर मौजूद होंगे, तभी ये अपना प्रभाव दिखाने सकेगा। तो हम लोग जो दोनों बीमारी पढ़ेंगे, हीमोफीलिया और वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, वो दोनों इसी तरह की बीमारी है, यानी अप्रभावी जीन एक्स संलग्न बीमारी, जिसमें अप्रभावी जीन के रूप में ये अपना प्रभाव दिखाता है। तो देखो, मनुष्य में जो जिसको बीमारी नहीं है, ये बीमारी सामान्य जो मनुष्य है उसमें क्या होता है कि अगर कहीं चोट लगा, कहीं कटा, शरीर में कहीं पे जख्म हुआ, चोट पहुंचा, तो हम लोग देखते हैं कि
ब्लड निकलने लगता है, रक्त निकलता है और कुछ समय बाद यानी 2 से 8 मिनट के अंदर रक्त का निकलना जो है वो बंद हो जाता है, यानी रक्त जो है वो जमने लगता है और 2 से 8 मिनट में रक्त निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित है तो उसका क्या होता है, अगर कहीं से चोट लगा और रक्त निकलना शुरू हुआ तो वो जल्दी बंद नहीं होता है। करीब करीब 20 मिनट से लेके 24 घंटे तक का समय लग जाता है रक्त को जमने में या क्लॉट होने में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रक्त जो है वो शरीर से इतने समय में निकल जाता है और इस कारण ये बीमारी क्या हो जाता है, जानलेवा जैसा हो जाता है, रोगी की जान तक जा सकती है। तो चूँकि इसमें रक्त का स्राव कंटिन्यू होने लगता है, इसलिए इस बीमारी को रक्त स्रावन रोग या ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। लोग अब देखेंगे कि हीमोफीलिया जो उत्पन्न करने वाले उत्परिवर्तित जीन या म्यूटेंट जीन जो थे वो सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी जो थी क्वीन विक्टोरिया, उसमें दिखाई दिया, उसके गैमिट में दिखाई दिया, क्योंकि वो जो थी वो बीमारी से ग्रस्त नहीं थी बल्कि कैरियर या वाहक के रूप में थी और उनके पति जो थे एल्बर्ट, वो सामान्य पुरुष यानी उनमें कोई भी बीमारी का फैक्टर नहीं था। तो जब रानी का संतान हुआ, चूँकि रानी के गैमिट में वो फैक्टर या जीन दिखाई दिया था बीमारी का, तो रानी के संतान में रानी द्वारा रोग का स्थानांतरण हुआ और ये चूँकि बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारी है, तो रानी के संतान से फिर उनके संतान, फिर उनके संतान, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी रॉयल परिवार में यह बीमारी चूँकि होती रही, इसलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। तो कई पीढ़ियों तक रानी का जो जेनरेशन था उनमें ये बीमारी जो है वो वंशागति होती रही। अब देखो, यह एक अप्रभावी एक्स संलग्न या एक्स लिंक्ड रिसेसिव विकार है और यह हमेशा क्रिस क्रॉस वंशागति का अनुसरण करता है। क्रिस क्रॉस वंशागति यानी ये बीमारी जो है वो कभी भी पुरुष से पुरुष में नहीं होगा, यानी फादर से या पिता से उसके पुत्र में नहीं होगा, बल्कि हमेशा ये बीमारी जो है वो किसी मेल में या किसी पुरुष में हमेशा कहाँ से होगा, किसी स्त्री से या उसकी माता से किसी पुत्र में ये बीमारी ट्रांसफ़र होगा, स्थानांतरण होगा और फिर कभी भी पिता से पुत्र में नहीं होगा। बीमारी हमेशा पिता से पुत्री और पुत्री से उसके पुत्र में हमेशा स्थानांतरित होगा, कभी भी मेल टू मेल या मेल से पिता से पुत्र में नहीं होगा। और भी इस बीमारी के बारे में कुछ खास पॉइंट्स है जिसको तुम लोग देखो कि यह बीमारी जो है वो आम तौर पर पुरुषों में ही होती है, लेकिन महिलाओं में उसके द्वारा क्या होता है, बीमारी का फैलाव होता है। बीमारी फैलता है पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं द्वारा, लेकिन बीमारी से ग्रस्त कौन होता है, मेल या पुरुष ज़्यादा होता है इस बीमारी से ग्रस्त। 10,000 में एक पुरुष इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं। तो और देखो, रोगग्रस्त पुरुष या महिला में यदि एक छोटी चोट भी लगे तो जिसके कारण रक्त का जो स्राव है वो प्रचंड होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वयस्क होने से पहले ही स्त्री पुरुष की, रोगग्रस्त स्त्री या पुरुष की मृत्यु हो जाती है। देखो, इसका कारण हम लोग देखेंगे कि हीमोफीलिया उत्पन्न करने वाले जो म्यूटेंट जीन है, उत्परिवर्तित जीन है, उसकी उपस्थिति के कारण रक्त का थक्काकरण का उत्तरदायी कारक जो होता है, जिसको हम लोग एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन बोलते हैं, उसके उत्पादन को वो रोक देता है। जीन जो है वो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन के उत्पादन को रोक देता है और जिसके कारण रक्त जो है वो जमना कम कर देता है, टाइम लगता है रक्त को जमने में या थक्का होने में।
तो रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी होती है, जिसके कारण खून जो है वो शीघ्र थक्का नहीं होता। तो प्रोटीन जो रक्त के थक्काकरण में मदद करता है, जिसकी कमी से रक्त थक्का नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग कारक। ठीक है, तो कारक की क्या होती है? कमी होने लगती है, जिसके कारण रक्त जो है वो थक्का होने में, क्लॉट होने में काफ़ी समय लग जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस बीमारी की वंशागति जो है वो किस प्रकार से होती है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि एक्स जो है वो इसके द्वारा हम लोग किसको दिखाएंगे? सामान्य स्त्री, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बीमारी का फैक्टर जो है वो नहीं है, कारक जीन जो है वो उपस्थित नहीं है। और एक्स के ऊपर देखो छोटा सा एच से क्या दिखाया हुआ है? हीमोफीलिया का एक कारक यहाँ पे एक एलील पे उपस्थित है। तो ऐसी अवस्था में इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाहक स्त्री, क्योंकि दोनों जीन पे, दोनों सेक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे हीमोफीलिया का जीन, कारक जीन मौजूद नहीं है। और दूसरा देखो, जब दोनों जीन पे, दोनों एलील पे एक्स के ऊपर एच है और एक्स के ऊपर भी स्मॉल एच लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे दोनों एलील के ऊपर कारक जो है हीमोफीलिया का वो प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हीमोफिलिक स्त्री या रोगग्रस्त स्त्री, हीमोफीलिया से रोगग्रस्त स्त्री। और पुरुष में देखो, चूँकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा क्या है? वाई, तो जब एक्स वाई दोनों पे कारक मौजूद नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य पुरुष। और अगर एक्स के ऊपर हीमोफीलिया है का कारक मौजूद है तो उसको क्या कहेंगे? हीमोफिलिक पुरुष। और वाई के ऊपर तो ये कारक प्रेजेंट नहीं होगा, उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा एक्स के द्वारा ही कैरी होता है, एक्स के द्वारा ही, एक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही स्थानांतरण इसका होता है। वाई पे इसका कारक मौजूद नहीं होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हीमोफीलिया की वंशागति किस किस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि इसमें हम लोग संभावनाएं देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारा रहता है हम लोगों के सामने। तो देखिए, अगर सामान्य एक फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें क्या है? सामान्य स्त्री अगर किसी की विवाह जो है, शादी जो है वो किसी हीमोफिलिक पुरुष से हो जाता है, तो उस समय उसके संतान में इसकी वंशागति किस प्रकार से होगी, बीमारी की वंशागति जो है वो किस प्रकार से हो सकती है। तो सामान्य स्त्री में देखो एक्स से दिखाया गया है, इसके ऊपर कोई फैक्टर मौजूद नहीं है। लेकिन हीमोफिलिक पुरुष है, हीमोफिलिक फादर है, तो इसके एक्स क्रोमोसोम पे जो है वो हीमोफीलिया का फैक्टर कारक जो है वो मौजूद है। और वाई, इस तरह से हम लोग हीमोफिलिक पुरुष को दिखाएंगे। अब देखो, इनके बीच अब जब निषेचन होगा, फ्यूज़न होगा संतान उत्पन्न होने के लिए, तो इनसे जो एक्स स्त्री से, जो माता से जो गैमीट बनेगा एक्स वो नॉर्मल है, लेकिन जो पुरुष से गैमीट बनेगा वो एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का कारक है, और वाई। अब इनके बीच जो फ्यूज़न होगा, इस एक्स का इसके साथ, इस एक्स का फिर इसके साथ, इस गैमीट का इसके साथ, और इस गैमीट का फिर इसके साथ, तो चारों जो जाइगोट बनेगा उसमें देखो, हम लोग इसके द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं, पुनेट स्क्वायर के द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं। जो फीमेल गैमीट है उसमें एक्स बना यहाँ से देखो, और पुरुष फादर का जो गैमीट बना फादर से वो एक्स एच और वाई, तो यहाँ से भी क्रॉस करा के हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग आगे पढ़े हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो 4 जाइगोट बन रहा है उसमें देखो, एक एक्स के ऊपर 2 पुत्री संतान बन रहा है यहाँ पे, और 2 पुत्र। तो दोनों पुत्री के ऊपर क्या है? दोनों एक्स के ऊपर एच नहीं है, सिर्फ एक एक्स के ऊपर एच दिखाई दे रहा है, एक एक्स गुणसूत्र के ऊपर। यानी ये कैसा होगा? इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाहक पुत्रियाँ, वाहक
वाहक पुत्रियाँ सामान्य होंगी, ये बीमारी का लक्षण नहीं दिखाएंगी, लेकिन इनसे बीमारी जो है उनके अगले पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। इसलिए इनको हम लोग वाहक या माइनर या कैरियर के कहते हैं। तो 50% पुत्रियाँ उत्पन्न होंगी और 50% पुत्र। तो पुत्रियाँ कैसी होंगी दोनों? 50% पुत्रियाँ कैसी होंगी? वाहक के रूप में, सामान्य किंतु वाहक। और 50% जो पुत्र उत्पन्न हुए वो कैसे उत्पन्न हुए? सामान्य पुत्र, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स के ऊपर कोई कारक मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा कंडीशन कि अगर ऐसी स्थिति हो तब क्या होगा। अगर वाहक की स्त्री, किसी वाहक की स्त्री का किसी सामान्य पुरुष के साथ अगर विवाह होता है, शादी होती है, तो उसके संतान किस प्रकार के उनमें वंशागति होगी बीमारी की। तो देखो, वाहक की स्त्री है या कैरियर माइनर अगर मदर है तो एक्स के ऊपर क्या होगा? हीमोफीलिया का कारक होगा और दूसरे के ऊपर नहीं होगा। इस कंडीशन को ही हम लोग वाहक कहते हैं। और सामान्य पुरुष है, यानी दोनों में से किसी, एक्स और वाई दोनों में से किसी के ऊपर भी कारक मौजूद नहीं होगा। तो मदर का जो गैमीट बनेगा वो एक एक्स और दूसरा एक्स और एच, और फादर का जो बनेगा वो एक्स और वाई, अलग अलग दोनों गैमीट बनेगा। तो अब इनके बीच अगर फ्यूज़न करेंगे, इसके साथ इसको और इसके साथ फिर इसको, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको, तो जो गैमीट बनेगा इस प्रकार का बनेगा। तो एक्स का अगर इस एक्स के साथ फ्यूज़न होगा तो एक्स यानी सामान्य पुत्री, कोई भी कारक मौजूद नहीं है। इस एक्स का अगर इस एक्स के साथ फ्यूज़न होगा, इस एक्स का अगर इस एक्स के साथ फ्यूज़न होगा तो देखो, एक एक्स, यहाँ का एक्स नॉर्मल एक्स और यहाँ का एक्स के ऊपर कारक मौजूद है एच, तो यहाँ पे क्या होगा? वाहक पुत्री। तो दो पुत्री, 50% पुत्री और 50% पुत्र जो बनेंगे, तो एक पुत्री कैसी होगी? सामान्य, और दूसरा क्या होगा? वाहक पुत्री, क्योंकि एक ही पे कारक मौजूद है, तो वाहक लेकिन सामान्य। और पुत्र जो बनेगा, अब इस एक्स क्रोमोसोम का इस वाई से और इस एक्स का इस वाई से जब फ्यूज़न होगा तो सामान्य पुत्र, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पे प्रेजेंट नहीं है कारक, तो सामान्य पुत्र एक होगा। और दूसरा, अगर इस एक्स और इस वाई में फ्यूज़न होगा तो एक एक्स के ऊपर यहाँ पे क्या हो गया? हीमोफीलिया का फैक्टर मौजूद है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा? हीमोफिलिक पुत्र, यानी ये जो है वो रोगग्रस्त पुत्र उत्पन्न होगा। तो 50% पुत्रियाँ में एक पुत्री सामान्य, एक पुत्री वाहक, और पुत्र में एक पुत्र सामान्य और एक पुत्र हीमोफिलिक होगा। यानी 25% पुत्री जो है वो सामान्य, 25% पुत्र जो है वो सामान्य, और वाहक पुत्र कितना होगा? पुत्री कितना होगा? 25%, और हीमोफिलिक पुत्र होने की संभावना कितनी है? 25%। यानी 50% संतान जो है इसमें, तो कुल संतान में से 50% संतान यानी एक पुत्र और एक पुत्री नॉर्मल होगा, और 25% पुत्री जो है वो या संतान जो है वो वाहक होगा, और 25% जो है वो हीमोफिलिक यहाँ पे संतान उत्पन्न होगी। तो तुम लोगों को एग्ज़ाम में इस तरह का कंडीशन दे देता है और पूछता है कि वाहक पुत्री कितना प्रतिशत होगा या सामान्य पुत्र कितना प्रतिशत होगा, तो तुम लोग इस तरह से क्रॉस करके या इस तरह से पुनेट स्क्वायर में करके आगे गैमीट निर्माण करोगे कंडीशन के अनुसार, और उसके बाद इस तरह से क्रॉस करके रिज़ल्ट देख के निकाल सकते हो कि कितना होगा, क्या पूछ रहा है और इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे कि अगर हीमोफिलिक स्त्री का विवाह किसी सामान्य पुरुष से होता है तो इस स्थिति में संतान जो है वो किस प्रकार
का उसमें बीमारी का वंशागति किस प्रकार हो सकता है, चांसेस क्या होते हैं। तो हीमोफिलिक स्त्री है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का फैक्टर मौजूद होगा, और नॉर्मल पुरुष है या फादर है तो एक्स और वाई दोनों पे जीन जो है फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखो, अगर इस एक्स के साथ इसका फ्यूज़न और इस एक्स के साथ इसका फ्यूज़न हो रहा है, दोनों को हम लोग बारी बारी से इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको और इसके साथ फिर इसको फ्यूज़न करते हैं, तो इस तरह का रिज़ल्ट आता है जो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एक एक्स और एक्स एक के ऊपर फैक्टर है। दोनों स्थिति में ये दोनों पुत्रियाँ कैसी दिखाई दे रही हैं, वाहक। और पुत्र जो दोनों हुए वो दोनों पुत्र कैसे मिले, हीमोफिलिक पुत्र। तो इस प्रकार 50% जो पुत्रियाँ हुई वो वाहक और 50% पुत्र जो हुए वो हीमोफिलिक पुत्र हुए, यानी 50% संतान जो है वो वाहक, और वाहक को भी हम लोग सामान्य में ही गिनते हैं, सामान्य पुत्रियाँ, सामान्य किंतु वाहक पुत्रियाँ। लिखना होगा कि सामान्य किंतु वाहक पुत्रियाँ, और हीमोफिलिक पुत्र 50-50% इस कंडीशन में होंगे। अब देखो नेक्स्ट एक और कंडीशन हो सकता है कि जब किसी वाहक स्त्री या कैरियर मदर का किसी वाहक हीमोफिलिक पुरुष से या रोगग्रस्त पुरुष से, हीमोफीलिया से रोगग्रस्त पुरुष से अगर विवाह होता है तो उस स्थिति में रोग का जो वंशागति है वो किस प्रकार से होगा। तो वाहक स्त्री है तो एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का फैक्टर मौजूद होगा, और हीमोफिलिक फादर है तो एक एक्स के ऊपर यहाँ भी हीमोफीलिया का फैक्टर मौजूद होगा। तो अब इनके बीच क्रॉस करा के हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, इस एक्स के साथ इस एक्स का अगर फ्यूज़न होगा तो देखो क्या होगा, एक्स और एक्स के एक एक्स के ऊपर एच आ जाएगा यहाँ से। अगर इस एक्स का इस एक्स के साथ होता है तो दोनों के ऊपर क्या होगा, फैक्टर जो है वो मौजूद होगा। तो ऐसी स्थिति में जो फीमेल या पुत्री होगी वो हीमोफिलिक पुत्री होगी, यानी रोगग्रस्त, यहाँ पे रोग शो करेगा, ठीक है। और अगर इस एक्स का इस वाई के साथ फ्यूज़न होता है गैमिट का, तो यहाँ पे नॉर्मल या सामान्य पुत्र होगा। लेकिन इस एक्स का अगर इस वाई से फ्यूज़न हो रहा है तो कैसा आया, यहाँ का एक एच आ गया यहाँ पे, तो ये कैसा होगा, हीमोफिलिक पुत्र, जिसको हम लोग यहाँ भी करके देख सकते हैं पुनेट स्क्वायर में। तो इस प्रकार जो रिज़ल्ट मिला, या अगर वाहक स्त्री का हीमोफिलिक पुरुष से विवाह होता है तो एक पुत्री कैसी होगी, वाहक, एक पुत्री कैसी होगी, हीमोफिलिक, और दोनों पुत्र में से एक पुत्र कैसा होगा, सामान्य, और दूसरा पुत्र कैसा होगा, हीमोफिलिक। तो इस तरह से बीमारी का जो वंशागति है एक जेनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। तो नेक्स्ट हम लोग अब वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस को बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। लोगों के सिलेबस में 2 लिंग संलग्न या सेक्स लिंक्ड डिजीज़ बीमारी के बारे में पढ़ना है। तो एक हीमोफीलिया हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। तो वर्णांधता एक लिंग संलग्न अनुमानसिक रोग है, और नाम से ही देखो कलर ब्लाइंडनेस, कलर या वर्ण अंधता, वर्ण जो है, कलर जो है वो दिखाई नहीं देता। क्या क्या इस बीमारी में होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखें कि वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीन्स जो है वो एक्स गुणसूत्र पर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रहते हैं, और माता पिता के एक्स क्रोमोसोम के द्वारा ये जो फैक्टर है, जीन्स है बीमारी के, वो बच्चों में, उनके संतानों में संचरित होते हैं। वाई गुणसूत्र पर इसके लील नहीं होते हैं। इसे अप्रभावी जीन एक्स संलग्न कहते हैं, यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो हम लोग हीमोफीलिया में भी देखे थे। और यह नर में तो एक
एक्स गुणसूत्र पर, लेकिन मादा के दोनों जब एक्स गुणसूत्र पर बीमारी के फैक्टर होंगे तभी उसको हम लोग रोगग्रस्त कहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। तो मादा के एक गुणसूत्र पर अगर फैक्टर है, बीमारी का फैक्टर जीन मौजूद है, तो उसको हम लोग वाहक कहेंगे, सामान्य किंतु वाहक कहेंगे, क्योंकि ये स्वयं तो सामान्य होगा लेकिन रोग फैलाने में काम आएगी, ये रोग फैलाने का काम करेगी। तो देखो एक नॉर्मल नर जो है वो उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, लिंग गुणसूत्र, वो XY, इसमें बीमारी के कोई जीन मौजूद नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, सामान्य या नॉर्मल नर। लेकिन जब एक्स क्रोमो, क्योंकि ये बीमारी का फैक्टर हम लोग आगे भी पढ़ रहे हैं कि Y पे नहीं बल्कि सिर्फ X पे पाया जाता है, तो एक्स क्रोमोसोम पर देखो C से, स्मॉल c से दिखाया गया है, ये बीमारी के कलर ब्लाइंडनेस को कैरी करने वाले जीन्स है को दिखाया गया है। तो X के ऊपर C है, यानी ये रोगग्रस्त नर या डिजीज्ड मेल कहलाएगा। तो मादा में देखो एक्स सामान्य अवस्था में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स से हम लोग दिखलाते हैं, और यहाँ देखो नेक्स्ट में एक्स के ऊपर स्मॉल c से दिखाया गया है, दोनों पे नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य किंतु वाहक या नॉर्मल कैरियर या माइनर हम लोग इसको कहेंगे। जैसे हम लोग हीमोफीलिया में भी देखे थे, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे, फीमेल में या मादा में दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बीमारी के जीन मौजूद होंगे, कारक मौजूद होगा, तब उसको हम लोग रोगग्रस्त या डिजीज्ड कहेंगे। अब देखो कि इस बीमारी के कारण होता क्या है। तो सामान्य तौर पर इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति लाल या रेड कलर और ग्रीन या हरे रंग में विभेदन या अंतर नहीं कर पाता है। कौन सा लाल रंग है, कौन सा हरा रंग है, इसको सही से डिफ्रेंशिएट या विभेदन या अंतर नहीं दिखा पाता है। तो इसका कारण क्या है, क्यों ये ऐसा होता है। तो क्या होता है, देखो आँखों के रेटिना पर दो प्रकार की सेल्स या कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक है रॉड कोशिकाएं और दूसरा है शंकु कोशिकाएं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो दोनों का अलग अलग काम होता है आँखों में। तो रॉड सेल्स क्या करता है कि कम प्रकाश में, कम लाइट में आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो जैसे रात्रि के समय में कम लाइट होता है या कभी भी अंधकार वाला जगह में जब हम लोग देख पाते हैं, तो उसके लिए रॉड सेल्स जो है वो कम लाइट में देखने में आँखों को सक्षम करता है, मदद करता है। लेकिन शंकु कोशिकाओं का क्या काम है, शंकु कोशिकाएं जो है वो रंग दृष्टि प्रदान करती है, विभिन्न रंगों को जो हम लोग देख पाते हैं वो उसमें किसकी योगदान है, शंकु कोशिकाओं की, कोन सेल्स की। तो और अधिक, ये याद रखोगे एग्ज़ाम में तुम लोगों को 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता ही रहता है, और अधिक प्रकाश में देखने में आँखों की मदद करता है ये। कम लाइट में रॉड सेल्स और ज़्यादा लाइट में देखने में मदद कौन करता है, कोन सेल्स या शंकु कोशिकाएं। तो शंकु कोशिकाओं में 3 प्रकार के हरे, लाल और नीले रंग को ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्योंकि हर एक प्रकार की कोशिकाओं की पर प्रकाश तरंगदैर्घ्य या लाइट वेवलेंथ के लिए संवेदनशीलता जो है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे शंकु कोशिकाओं में अलग अलग प्रकाश को ग्रहण करने की, अलग अलग लाल रंग, हरे रंग और नीले रंग को ग्रहण करने की क्षमता जो है वो होती है। तो जब किसी व्यक्ति के शंकु कोशिकाओं या कोन सेल्स में डिफेक्ट आता है, तो कलर वर्णांधता जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस, उसमें क्या होता है, शंकु कोशिकाएं जो हैं वो डिफेक्टिव हो जाती हैं और रंग संवेदनशील वर्णक जो है, कलर सेंसिटिविटी पिगमेंट जो होता है उन कोशिकाओं में, उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को में रंग विभेदन करने की क्षमता जो है, कलर को पहचानने की क्षमता, डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता जो है वो नहीं रह पाती है। और इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। तो देखो हम लोग 3 प्रकार के रंगों के बारे में पढ़े, ग्रीन, रेड, ग्रीन और
ब्लू। तो बाकी कलर तो इसी से बना हुआ है, इसी को मिक्स करके। तो वर्णांधता 3 प्रकार की हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट है प्रोटोनेपिया, सेकेंड है ड्यूटेरोनेपिया और थर्ड है ट्राइटोनेपिया। तो प्रोटोनेपिया में क्या होता है, देखो लाल रंग के लिए जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी जो है, जो वर्णक है कोशिकाओं में, उनकी कमी हो जाती है, जिससे लाल रंग दिखाई नहीं देता। और ड्यूटेरोनेपिया में क्या होता है, हरे रंग के लिए संवेदनशीलता कम हो जाती है और हरा रंग जो है वो दिखाई नहीं देता। और ट्राइटोनोपिया में क्या हो जाता है, नीले रंग के लिए संवेदनशीलता कम हो जाती है और नीला रंग दिखाई नहीं देता। ये बहुत ही कम, रेयर ये पाया जाता है ट्राइटोनोपिया। मैक्सिमम केस में क्या देखा जाता है, प्रोटोनेपिया या ड्यूटेरोनेपिया, यानी लाल और हरे रंग का जो अंतर है, डिफ्रेंशिएट करना है, वो क्षमता जो है वो प्रायः कम हो जाती है इस बीमारी में। तो अब हम लोग देखेंगे कि बीमारी की जो संभावनाएं हैं, कैसे ये बीमारी माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो देखो, अगर वर्णांध महिला या कलर ब्लाइंड मदर और वर्णांध महिला की शादी वर्णांध पुरुष से, यानी डिजीज्ड जो फीमेल है, अगर उसका डिजीज्ड मेल से दोनों को बीमारी है, तब उस स्थिति में उनके संतान में किस प्रकार बीमारी के फैक्टर जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। तो देखो, वर्णांध महिला है यानी इसमें बीमारी है, तो दोनों एक्स के ऊपर क्या दिखाएंगे हम लोग, सी। और वर्णांध पुरुष है तो एक्स के ऊपर यहाँ भी सी रहेगा, जीन मौजूद रहेगा बीमारी के। अब दोनों का गैमीट बना तो एक्स अलग हो गया और यहाँ एक्स और वाई अलग हो गया। गैमीट में जो फ्यूज़न हुआ तो एक्स ये एक्स इस एक्स के साथ, तो यहाँ भी सी और यहाँ भी सी। तो देखो, ये एक्स इसके साथ जब फ्यूज़न होगा, निषेचन होगा, तो दोनों एक्स के ऊपर सी होगा, यानी दोनों पुत्रियाँ कैसी उत्पन्न होंगी, वर्णांध पुत्रियाँ। और यहाँ देखो ये एक्स अगर वाई के साथ फ्यूज़ करेगा या ये एक्स वाई के साथ फ्यूज़ करेगा, तो यहाँ भी देखो एक्स के साथ कलर ब्लाइंडनेस का जो फैक्टर है वो मौजूद है। यानी 50% पुत्र और 50% पुत्री जो होंगी, तो दोनों ही क्या होंगे, रोगग्रस्त होंगे, क्योंकि यहाँ भी फैक्टर मौजूद है दोनों एक्स पे और यहाँ भी एक्स के ऊपर फैक्टर मौजूद है। तो 50% पुत्र और 50% जो पुत्री होंगी, यानी 100% संतान जो होगा वो डिजीज्ड होगा, रोगग्रस्त होगा, सारे पुत्र और सारी पुत्रियाँ। इसको हम लोग पुनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, मेल गैमीट को इधर, फीमेल गैमीट को इधर, जैसे हम लोग करते हैं वही प्रोसेस से करेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर वाहक की स्त्री या कलर ब्लाइंड कैरियर मदर, माइनर या कैरियर मदर और सामान्य पुरुष, नॉर्मल फादर, यानी किसी इस कैरियर मदर का में फीमेल का शादी अगर सामान्य पुरुष से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके संतानों में किस प्रकार बीमारी संचरित होगी। तो देखो, कैरियर है यानी एक ही एक्स के ऊपर बीमारी के फैक्टर जीन मौजूद होंगे, और नॉर्मल पुरुष है या नॉर्मल फादर है तो दोनों में से किसी के ऊपर, वाई के ऊपर तो होता ही नहीं है, तो एक्स के ऊपर यहाँ पे फैक्टर नहीं मौजूद है। अब इनसे जो गैमीट बनेगा, दोनों एक्स अलग होगा, तो एक एक्स के ऊपर है और इसमें किसी के ऊपर भी नहीं है। अब देखो, इनमें फ्यूज़न होने से क्या होता है, तो ये एक्स इसके साथ फ्यूज़ होगा तो एक ही एक्स के ऊपर जाएगा बीमारी का फैक्टर, और ये एक्स अगर इसके साथ फ्यूज़ होगा तो क्या होगा, किसी पे भी बीमारी का जो फैक्टर कारक है सी जो है वो नहीं प्रेजेंट है। अब देखो, वाई के साथ अगर ये गैमीट का फ्यूज़न होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर है और इसके ऊपर इससे इसके साथ फ्यूज़न होगा तो इसके ऊपर नहीं है। पुनेट स्क्वायर में भी हम लोग कर सकते हैं, इसको अलग किया गया, मेल गैमीट को एक्स वाई अलग अलग, और ये एक्स सी और एक्स को अलग किया गया। तो देखो,
इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ भी और यहाँ भी शो करेगा। तो क्या देख रहे हैं कि 50% पुत्री और 50% पुत्र जो बने, तो इसमें से भी देखो 25% पुत्री जो है वो कैसी है, सामान्य किंतु वाहक, क्योंकि एक के ऊपर ही बीमारी का फैक्टर जीन मौजूद है। और 25% जो पुत्री है वो क्या है, नॉर्मल, सामान्य। तो आधी पुत्रियां जो हैं वो सामान्य और आधी पुत्रियां वर्णांध किंतु कैसी होंगी, वाहक होंगी। और पुत्र में क्या है कि पुत्र जो है वो 50% पुत्र हुआ, जिसमें से 25% क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स के ऊपर सी है। और ये एक जो 25% जो पुत्र होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल, सामान्य। तो इस प्रकार से बीमारी जो है वो पीढ़ी में संचरित होगी। तो अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि वर्णांध स्त्री यानी कलर ब्लाइंड मदर का अगर सामान्य पुरुष से शादी होता है, सामान्य पुरुष और कलर ब्लाइंड या वर्णांध स्त्री का अगर विवाह होता है, तो दोनों का जो संतान होगा उसमें बीमारी किस प्रकार संचरित होगी। तो वर्णांध स्त्री है तो दोनों एक्स के ऊपर दिखाया गया है फैक्टर, और इसका गैमीट जब बनेगा तो दोनों गैमीट के ऊपर फैक्टर मौजूद है। और सामान्य पुरुष है तो इसमें किसी के ऊपर भी फैक्टर नहीं होगा, गैमीट बना तो गैमीट के ऊपर भी फैक्टर नहीं जाएगा। अब देखो इनमें फ्यूज़न होगा तो इसके साथ अगर इस एक्स का हुआ तो एक के ऊपर मौजूद हो रहा है, और इस एक्स का अगर इसके साथ हुआ तो यहाँ भी एक के ऊपर मौजूद हो जा रहा है। अब अगर देखो वाई के साथ अगर इसका फ्यूज़न होता है तो यहाँ भी मौजूद हो रहा है एक्स के ऊपर, और अगर वाई का इस एक्स के साथ होता है तो यहाँ भी मौजूद है। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ही एक्स के ऊपर, पुत्रियों में एक एक्स के ऊपर फैक्टर है, तो ये क्या होंगे, सामान्य किंतु वाहक पुत्रियाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक्स के ऊपर सी है, और तो यहाँ पे क्या होगा, ये रोगग्रस्त, क्योंकि एक ही एक्स है उसके ऊपर फैक्टर मौजूद है। सामान्य पुरुष में तो एक ही एक्स होता है, तो इसके ऊपर फैक्टर मौजूद है, इसलिए ये कैसा होगा, वर्णांध पुत्र। तो इस प्रकार जो पुत्रियां होंगी 50% वो कैसी होंगी, नॉर्मल लेकिन कैरियर, और पुत्र कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड। तो इस प्रकार नेक्स्ट जो देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, अगर वाहक स्त्री का किसी कैरियर मदर का अगर वर्णांध पुरुष से शादी होता है तो इनके संतानों में किस प्रकार बीमारी संचरित होगी। तो वाहक स्त्री है यानी एक ही एक्स के ऊपर बीमारी का फैक्टर मौजूद होगा, और वर्णांध पुरुष है तो इसमें तो एक्स के ऊपर मौजूद होगा ही। तो अब देखो इनसे जो गैमीट बना तो एक एक्स के ऊपर फैक्टर है, एक के ऊपर नहीं है, और इसमें एक ही एक्स है तो इसके ऊपर तो फैक्टर होगा ही। तो अब देखो इनके बीच में जब फ्यूज़न होगा तो ये एक्स इसके साथ होगा तो एक्स एक ही एक्स के ऊपर फैक्टर जाएगा, और ये एक्स क्या इसके साथ होगा तो दोनों एक्स के ऊपर फैक्टर जाएगा कलर ब्लाइंडनेस का। अगर वाई के साथ होता है तो अगर इस एक्स के साथ वाई का होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फैक्टर नहीं है एक्स के ऊपर तो नहीं जाएगा, और इस एक्स का अगर इस वाई के साथ होगा तो यहाँ पे फैक्टर प्रेजेंट है इसलिए जाएगा। तो पुनेट स्क्वायर में भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेल गैमीट को दिखाया गया है एक्स के ऊपर सी और वाई, और फीमेल गैमीट को इधर दिखाया गया है एक्स और एक्स सी, एक्स के ऊपर सी है, दोनों में देखो फ्यूज़न होगा इसके साथ इसके साथ इसका, तो इस गैमीट का इसके साथ अगर फ्यूज़न होगा तो एक के ऊपर जाएगा एक्स वाई यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों एक्स के ऊपर फ्यूज़न होने से दोनों के ऊपर गया फैक्टर, और यहाँ पे एक्स एक के ऊपर गया और एक के ऊपर, तो इसी तरह का रिज़ल्ट मिला देखने को। तो यहाँ पे देखो 50% जो पुत्रियाँ होंगी उसमें एक कैसी है, डिजीज़्ड या रोगग्रस्त, और एक क्या होगा, सामान्य किंतु वाहक, और वर्णांध एक जो होगा वो डिजीज़्ड या वर्णांध पुत्र होगा, और एक पुत्र कैसा होगा, नॉर्मल। तो तुम लोगों को एग्ज़ाम में अक्सर कंडीशन दे दिया जाता है, तो उस कंडीशन के अनुसार तुम लोग इस तरह से क्रॉसिंग करा के रिज़ल्ट देखोगे, और उसी अनुसार जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर करोगे।
तो इस प्रकार हम लोग ये चैप्टर ख़त्म किए। अब तुम लोग क्वेश्चन आंसर बुक से करोगे और जहाँ प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग व्हाट्सएप नंबर में डाल सकते हो, पूछ सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 4 शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।